स्वागत है दोस्तों परीक्षा तैयारी ज़ोन चैनल में। तो आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ जो लोअर पीसीएस का है और इसमें हम रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे आज। तो जो आगे आगामी परीक्षा यूकेपीएससी द्वारा लोअर पीसीएस की होने वाली है मई मंथ में, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये रीजनिंग का पोर्शन, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन जितने हैं 15 को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है इसमें से कुछ ना भी सॉल्व हो पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 8 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को हर एक के साथ खेलना है, उन्होंने कुल कितने गेम खेले? तो जो 8 बच्चे हैं वो हर एक के साथ एक गेम खेलेंगे। तो 8 बच्चे हैं तो उसमें से फिर वो 8वां जो बच्चा है वो कितने गेम खेलेगा? वो अदर जो है उसके साथ 7 बच्चे हैं तो 7 गेम खेलेगा। फिर जो 7वां बच्चा है वो उसके साथ कितने बच्चे और हैं? 6 बच्चे और बचे उसके साथ, तो 6 गेम खेलेगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी गेम खेल चुका है 8वें वाले के साथ। ऐसे ही उसके बाद जो बचेंगे वो 5 गेम खेलेंगे, उसके अगले वो खेलेंगे 4 गेम खेलेंगे, उसके अगले 3 गेम खेलेगा, उसके बाद जो बचे हैं वो 2 गेम और लास्ट वाला एक ही गेम खेलेगा, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी बाकियों के साथ खेल चुका है। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आरंभ में एक हॉल में 500 सीटें थी, पुनर्निर्माण के बाद सीटों की कुल संख्या 10% रह गई। ठीक है। तो कहता है पहले 500 थी सीटें और पुनर्निर्माण के बाद सीटें कितनी 10% कम हो गई। तो 500 थी पहले, अब 10% कम हो गई, तो 100% में से 10% कम हो गई, मतलब अब 90% सीटें बची। तो 90% सीटें बची तो कितनी, मतलब अब सीटें कितनी रह गई 450। तो कितनी रह गई अब सीटें 450। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है वो 450 है। फिर कहता है कि पंक्तियों की संख्या 5 कम हो गई। जो पंक्तियों की संख्या थी रोज़ ऐसे, वो 5 कम हो गई, है ना। तो पंक्तियों की संख्या 5 लेस हो गई, माइनस हो गई। और कहता है परंतु प्रत्येक पंक्ति में सीटों की संख्या 5 बढ़ गई, लेकिन सीटों की संख्या 5 बढ़ गई। तो सीटों की संख्या जो है 5 प्लस हो गई। ठीक है। तो अब देखते हैं, कहता है कि आरंभ में हॉल में कितनी पंक्तियाँ व प्रत्येक पंक्ति में कितनी सीटें थी। तो आरंभ में कितनी सीटें और कितनी पंक्तियाँ थी। अच्छा, तो अगर हम देखें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें 20 पंक्तियाँ और 25 सीटें, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 20 हैं 20 पंक्तियाँ और इनमें 25 सीटें, अगर हम इन दोनों का देखेंगे 20 पंक्ति और कितनी सीटें 25 सीटें, हर एक सीट में 25 सीटें, तो 20 पंक्तियों में कितनी हो गई 500 सीटें हो गई। 25 दूनी 50, 500 सीटें। अगर हम इन सब का देखेंगे ऑप्शन में तो टोटल तो 500 सीटें ही रहेंगी। इसमें मेन चीज़ क्या देखनी है, अब देखो 10 पंजे भाई 10 पंक्तियाँ, हर एक में 50 सीटें, तो टोटल 10 पंजे 50, तो ये भी 500 सीटें। ठीक है। ऐसी 50 पंक्तियाँ 10 सीटें, तो 50 पंक्तियाँ हर एक में 10 सीटें, टोटल सीटें कितनी हो गई 500 हो गई। ठीक है। ये तो ठीक है कि इनिशियली तो सब में 500 सीटें, लेकिन अब हमारे पास कितनी है, हमारे पास तो अब 450 सीट बची। तो अब उसने क्या कहा था, अगर इनिशियली भाई 20 पंक्तियाँ थी, ऑप्शन देख रहे हैं पहला ऑप्शन, कि अगर पहले 20 पंक्तियाँ थी और 25 सीटें थी, तो अगर इनमें पंक्तियों में क्या कर दें, पंक्तियों में 5 कम हो गई। अब पंक्तियों में 5 कम हो गई तो 20 में से 5 गई तो 15 बची। अच्छा ठीक है। और 25 सीटें जो थी, सीटों की संख्या में 5 बढ़ गया, अब इनमें 30 हो गई, तो 15 तियाँ 45, तो कितना हो गया है भाई, अब 450 ही सीटें तो हैं, तो इसका आंसर ए ही सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम दूसरे में देखें चलो, कि भाई 10 थी पहले पंक्तियाँ पर 5 कम हो गई तो 5 बची, और 50 सीटें थी तो सीटों की संख्या 5 बढ़ गई। अगर मैं 55 कर दूं तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 25 और 2 27, नहीं 450 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, थर्ड में देखूं अगर मैं, कि 50 पंक्तियाँ थी
लेकिन बाद में सीटें कम करने के बाद 5 कम हो गई, तो कितनी बची? 45 हो गई। अच्छा, और 10 सीटें थी जिसमें 5 बढ़ गई, तो ये 15 हो गई। तो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन देखें तो 450, 5 पंजे 25, 5 को 20 और 2 22, तो ये भी 450 से ज़्यादा ही आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 104 वाला क्वेश्चन। कहता है कि प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? 23, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 529। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन व सिपाही हैं। तो कितने? 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कुछ कैप्टन है और कुछ सिपाही हैं। ठीक है, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ओके, तो अब कहता है प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कैप्टन है। अच्छा, प्रत्येक 15 सिपाही, मतलब ये जो ट्रेन में सब जा रहे हैं, तो 15 सिपाहियों के साथ एक कैप्टन है। तो समूह में कैप्टन की संख्या कितनी होगी? तो समूह में हमसे क्या पूछ रहा है? कैप्टन की संख्या कितनी होगी? अच्छा ठीक है, तो हमें ये बताया इसने कि 1200 टोटल है, टोटल लोग हैं उसमें। अच्छा, अब कहा है कि 15 सिपाहियों पे एक कैप्टन है। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो ये 16 जनों का एक समूह है। ठीक है, तो एक 16 जनों का एक पेयर है ये। तो ऐसे अगर 1200 में हम निकाल दें, अब एक पेयर में एक कैप्टन है, तो अगर हम ऐसे निकाल दें कि इसमें 16 के टोटल कितने पेयर होंगे, तो 16 से डिवाइड कर दो इसे। अब 16 से डिवाइड करो तो 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो ऐसे कितने आए हम पे? 75 पेयर आ गए। अब एक पेयर में एक कैप्टन, तो 75 पेयर में 75 कैप्टन। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? 75। तो हमारे पास ये 75 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 महिलाएं और 2 पुरुष ताश, ठीक है, 2 महिलाएं और 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं और वे मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर बैठे हैं। किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। तो हम एक बार डायरेक्शन बना लेते हैं, जैसे टेबल, ये मान लो टेबल ही है, और ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो उसने कहा है किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, मतलब इस साइड किसी भी महिला का मुख नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी फीमेल नहीं बैठेगी, वेस्ट में तो कोई भी फीमेल नहीं बैठेगी। एक चीज़ क्लियर हो गई। फिर कहता है वे व्यक्ति जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं समान लिंग के नहीं है, मतलब अगर आमने सामने बैठे तो दोनों पुरुष नहीं बैठेंगे और आमने सामने दोनों महिला नहीं बैठेगी। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पर पुरुष बैठा है ऊपर नॉर्थ में, तो नीचे साउथ में महिला बैठी होगी। ठीक है, इस टाइप से। तो एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है। कहता है एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है। तो पुरुष का मुख दक्षिण की ओर कब होगा? जब वो यहाँ बैठेगा, ये पुरुष का, और यहाँ पर महिला बैठी होगी। उसने यही कहा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में महिला पुरुष बैठे होंगे, सेम लिंग के नहीं बैठे होंगे। ठीक है, अच्छा तो बस हो गया हमारे यहाँ से क्लियर। अब नॉर्थ में अगर पुरुष बैठा है तो साउथ में महिला बैठी है, और यहाँ पर हमें बोला था कि वेस्ट में कोई महिला नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे पुरुष ही बैठेगा। और फिर इस डायरेक्शन ईस्ट वाली पोजीशन पे कौन बैठेगा? फीमेल बैठेगी। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? महिला का मुख किन दिशाओं में? तो एक महिला जो यहाँ पर बैठी है पूर्व में, इसका मुख है पश्चिम की तरफ, और जो साउथ में बैठी है उसका मुख है किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है ABCDENF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति के माता पिता व उनके बच्चे हैं। ठीक है, परिवार में एक दंपति के माता पिता व उनके बच्चे हैं। ए सी का पुत्र है। ए किसका? सी का पुत्र है। ए सी का पुत्र है, पुत्र है। ठीक है, ये मेल है। अच्छा, फिर कहता है और ई ए की पुत्री है। अब ए की पुत्री कौन है? ई है, ये फीमेल हो गई पुत्री। ठीक है, फिर कहता है डी एफ की पुत्री है। अब डी किसकी? एफ की पुत्री है। डी भी पुत्री है एफ की। डी एफ की पुत्री है जो कि ई की माँ है। डी किसकी पुत्री? एफ की पुत्री जो ई की माँ है। ये जो डी थी वो किसकी माँ है? ई की माँ है। ठीक है, ई की माँ है। अच्छा, अब हमें आगे कहता है परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। तो परिवार में, अब देखो सी का तो जेंडर पता ही नहीं लग रहा है और बी की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो हम यहाँ से पता लगा नहीं सकते कि यहाँ पर परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है, तो हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में, रीजनिंग में तो पूछी जाती है। तो यहाँ से अगर हम 4 से, सबसे पहले सीरीज़ वाले में वही कॉन्सेप्ट लगाओ अपना, प्लस या माइनस और इनटू स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कितने का डिफरेंस बन रहा है इनमें। पहला जो डिफरेंस बन रहा है इसमें 19 का। ठीक है, 19, और फिर उसके बाद कितना? 30 और 30, 37 का डिफरेंस। और उसके बाद फिर कितने का बन रहा है? 60 और 60, 120, 61 का। ठीक है, तो इतने का गैप आ रहा है। इससे तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा, इसके बाद क्या है? अच्छा, इन दोनों का भी डिफरेंस देखें हम तो कितना आ रहा है? 19 और 37, 20 और 17 और 1 18 का। और उनके बीच में कितना गैप आ रहा है? 20 और 23 और 1 24 का। ठीक है, तो मतलब इसमें डबल बार हम चेक कर रहे हैं कि इनके डिफरेंस का भी डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर यहाँ 18 से 6 24, 24 से 6 अगर हम देखें तो 30 का डिफरेंस। और एक बार मैं इसको फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। देखो, 4 से 23 में कितने का डिफरेंस है? 19 का। 4 से 23 में कितने का डिफरेंस है? 19 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 23 से 60 में कितने का है? 37 का डिफरेंस है। और 60 से 121 में कितने का डिफरेंस है? 61 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इनका इनका डिफरेंस का भी डिफरेंस देखो तो ये 18 का डिफरेंस आया। फिर 37 से 61 में कितने का? 24 का डिफरेंस आया। अब इससे आगे कितना डिफरेंस आना चाहिए? 6 का जब चल रहा है इनका, तो 30 का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 और 30 90। ठीक है, और एक 91। तो जो अगला नंबर आएगा 121 के बाद, है ना, ये तो यहाँ से ऐसा है 4 23, है ना, 60 और 121। तो अब यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच 91 का डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा? ये 91 ऐड कर दो इसमें, 1 और 1 2, 9 और 2 11, 212। तो हम पे ऑप्शन है 212, तो पहला ही ऑप्शन है 212, तो इसमें यही सही होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। राहुल ने कहा यदि विजय मुझे 40 रुपये देता है तो उसके पास अतुल से आधे रुपये होंगे, लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपये देता है तो हम तीनों के पास समान राशि होगी। राहुल, विजय और अतुल के पास कुल कितनी धनराशि है? तो अभी हमें किसी का भी नहीं पता, तो ये राहुल है, ये विजय है और ये अतुल है। ठीक है, मान लो राहुल पे x रुपये हैं, इस पे y रुपये हैं, इस पे z रुपये हैं। ठीक है, क्या कहता है, राहुल ने कहा यदि विजय मुझे 40 रुपये दे
तो उसके पास अतुल से आधे रुपए होंगे। तो अभी हमें किसी पता कि राहुल के पास कितने रुपए हैं और विजय के पास कितने हैं। तो मान लेते हैं कि राहुल के पास x रुपए हैं, ठीक है, x रुपए हैं। विजय के पास y रुपए हैं और अतुल के पास z रुपए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपये दे तो हम तीनों के पास समान राशि होगी। राहुल, विजय और अतुल के पास कुल कितनी धनराशि होगी। तो अब हमने मान लिया, ठीक है, कि तीनों के पास, राहुल के पास x, विजय के पास y और अतुल के पास z रुपए हैं। तो अब इक्वेशन बनानी है हमें। तो राहुल ने क्या कहा कि विजय मुझे 40 रुपये देता है। अगर विजय 40 रुपये देता है, इट मीन्स कि अगर उस पर y रुपये थे तो उसने 40 रुपये दे दिए, तो उस पर कितने बच गए, y माइनस 40। तो उसके पास क्या रह जाएंगे, अतुल से आधे रह जाएंगे। तो अतुल के पास अगर z थे तो इसके आधे कितने हो जाएंगे, 1/2। आधे ही तो हुए, हाफ ऑफ जेड अतुल के हो गए, जितने अतुल पे थे उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बनी। फिर कहता है लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपये देता है। अब अतुल के पास कितने हैं, जेड रुपये हैं। अब वो 40 रुपये राहुल को दे दे, मतलब इसने 40 रुपये दे दिया तो 40 रुपये कम हो गए इस पे से। अगर ये 40 रुपये दे दे राहुल को तो इस पे जेड माइनस 40 ही तो रह जाएंगे। कहता है तो हम तीनों के पास समान राशि हो जाएगी। अब तीनों के पास समान राशि को होने का मतलब, अब इसने 40 रुपये अगर राहुल को दिए तो राहुल पे कितने हो गए, x प्लस 40। तो ये सब तीनों के पास बराबर हो गए। और विजय के पास इस टाइम पे क्या है, y रुपये। तो ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यही तो मतलब हुआ इसका। अच्छा, अब हम तीनों बराबर है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z माइनस 40 बराबर y, ठीक है। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, z माइनस 40, जो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, z माइनस 40, ठीक है। और ऑलरेडी वहाँ पर माइनस 40 है और बराबर कितना है, z/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, z माइनस 80 बराबर z/2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2z। समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे में, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। एक बार क्लीन करके फिर लिखते हैं कि z माइनस 80 बराबर z/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2z माइनस 160, ठीक है। फिर 2 से z की भी मल्टीप्लाई होगा, 80 से भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ रह जाएगा z। अब हम z को अगर इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो z वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 2z में से एक z चला जाएगा तो z बचेगा और 160 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स के रूल है ना, जो बेसिक पता होने चाहिए हमें। तो हमें z की वैल्यू इतनी मिल गई, मतलब अतुल के पास इतने रुपए हैं। अब हमारी जो इक्वेशन बनी थी, हमारी वहाँ पर क्या बनी थी, एक तो ये बनी थी कि z माइनस 40 बराबर x प्लस 40, है ना, बराबर y। तो हमें अगर z की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से x की मिल जाएगी। z की वैल्यू कितनी मिली, 160 मिली। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम 160 और ये माइनस 40 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू इजीली निकालनी है। 160 में 40 गए 120 और इस 40 को भी इधर ले जाओ तो माइनस, या यहाँ से सीधा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये जो y था, इस y की वैल्यू निकाल लो। y बराबर भी तो क्या है, z माइनस 40 है ना। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 160। z की वैल्यू रखो माइनस 40, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 120, ठीक है। अब हमारे पास z भी आ गया 160, 120 y आ गया। अब x निकाल लो इजीली, कहीं भी रख के। कितना है ये, y बराबर, यहाँ देखो y बराबर x प्लस 40 है। तो अगर यहाँ y की वैल्यू मैं 120 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 80 आ जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, तीनों के पास कितने धनराशि कुल, कि राहुल प्लस विजय प्लस अतुल के पास कितनी है टोटल धनराशि। तो हमारे पास ये आ जाएगा 160 प्लस 120 प्लस 80, तो कितना हो गया, 120 और ये 200,
300 360 360 हमारा सी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग है ये। अब कहता है कि एक रस्सी जिससे एक गाय खूंटे से बंधी है 12 मीटर से बढ़कर 23 मीटर कर दिया जाता है, गाय को चरने के लिए और कितनी जगह मिलेगी? तो देखो, गाय की जो रस्सी है, ठीक है, वो ऐसे पहले कितनी थी? 12 मीटर थी, 12 मीटर। ठीक है, तो गाय हमेशा जब भी अगर हम मैक्सिमम इसको करें तो गाय ऐसे इस एरिया में पूरा घास चर सकती है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि 12 से बढ़ाकर इसको टोटल कितना कर दिया? 23 कर दिया। पहले 12 था, अब ये कितनी डिस्टेंस हो गई यहाँ से? पूरी 23 हो गई। ठीक है, तो अब इतने एरिया में वो घास चर सकती है गाय, इस पूरे एरिया में। अच्छा, तो ये कितना और बढ़ा? 12 के बाद कितना? 11 और बढ़ा ना, 11 मीटर, तभी तो पूरा 23 हुआ है। तो कह रहा है गाय को चरने के लिए और कितनी जगह मिल गई, मतलब हमें ये निकालना है, ये एरिया जो ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वही लगेगा इसमें। तो कितना होता है वो? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब हम ऐसे करें, अगर पूरा बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटे वाले का क्षेत्रफल इसको माइनस कर दें, इस वाले को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा इजीली। तो ऐसे ही करते हैं हम। तो हम करते हैं पाई कैपिटल आर ले लेते हैं एक की त्रिज्या को, आर मतलब त्रिज्या है ये, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से पाई कॉमन। अब आर बड़ी वाली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी ना पूरी, 23 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली की त्रिज्या 12 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू पता ही है, 22/7 होती है। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 और 12 का 144। कितना आएगा ये माइनस करके? 5, 12 में 4 में 8, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, इंटू 22/7। अब 7 से कैंसिल करो, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 22 और 55 को, तो कितना आएगा? 0, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10, 5 10 और 1100, फिर 110। ठीक है, तो 1210 आ जाएगा। तो हमारे पास है ऐसा कोई आंसर? हाँ बिल्कुल है हमारे पास। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना है हमें मेन, कि वृत्त का पूरा हमने क्षेत्रफल जो था उसमें से छोटे वाले का माइनस कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई। वह चलचित्र देखने के बार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो कब गई वो? 9 दिन पहले, तो ये आज है, तो 9 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 दिन पहले। तो उस दिन क्या था? बुधवार था। ठीक है, तो उस दिन बुधवार। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर 7 डेज बाद सेम डे रिपीट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 था, इस दिन भी बुधवार था। तो आज कौन सा होगा? बुधवार के बाद बृहस्पति शुक्र शनि, तो ये तो इजी था, शनिवार। अब यहाँ पर ये देखते हैं इसमें निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें थोड़े से बेसिक रूल भी होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, है ना, कि जैसे ये 1 2 और ये फुल वाला 3, है ना। ये होता है कि अगर ऐसे हो तो 3 त्रिभुज एक उसमें बनते हैं, 3 ही हो गए। और ऐसे ही देखो, एक ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है इसमें भी 3 बन जाएंगे, 1 2 और एक पूरा वाला 3। ठीक है, 3 3 6 ही हो गए, एक 7 8 9 10। ठीक है, 10 तो ये हो गए। फिर एक ये वाला त्रिभुज 11, है ना, 12 फुल वाला, फिर 13 13 13 हो गए, और एक ये भी हो जाएगा।
14, तो 14 त्रिभुज हो रहे हैं इसमें, है ऑप्शन में हमारे पास। तो 12 ही है मैक्सिमम, तो इसमें से कोई नहीं होगा फिर इसका आंसर, है ना। तो 12 से ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास ये त्रिभुज अगर, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13वां देखते हैं। ये तो इजी है ना। 1000 का 50%, फिर 10%, इसका भी 10%, ईजी है। तो 100 से ये, फिर इस 2 0 से ये 2 0, फिर 1 0 इसका, 1 0 इसका कैंसिल, तो कितना 5 ही आंसर हो गया है। तो ईजी था। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ज़ीरो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 × 5 से बनता है। तो यहाँ पर हमें 5 पे फोकस करना है। तो कितने 5 आएंगे यहाँ पर, अगर मैं 50 को डिवाइड करूँ 5 से, तो 10 ऐसे टर्म आएंगे जिसमें 5 आएगा। ठीक है, जिनमें सब में जैसे अगर मैं देखूँ 15, है ना, 20, तो सब में अगर हम देखो तो 3 5 जा 15, और यहाँ 4 5 जा 20, तो एक एक 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 10 नंबर तो ऐसे हैं, लेकिन 2 नंबर इसमें ऐसे हैं, एक 25 और एक 50, जिनमें 5 2 बार रिपीट होता है। जैसे 5 5 जा 25, एक 5 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और एक 5 ये आएगा, क्योंकि ये भी किसी 2 वाले डिजिट के साथ कॉम्बिनेशन बना के फिर 0 देगा। ऐसी 50 में 10 × 5, है ना। तो ये 10 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 × 5 वाला 10 का तो हम ले चुके हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा 5 है, तो हमारे पास 2 और एक्स्ट्रा आएंगे। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो हमारे पास जो एक ज़ीरो के कॉम्बिनेशन बनेंगे 12 बनेंगे। ठीक है, ज़ीरो की कुल संख्या 12 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो 13.2 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगी। तो इसका व्यास दिया है, मतलब डायमीटर दिया है। तो डायमीटर कितना होता है, मतलब कितना है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर दिया है अगर, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, डायमीटर की आधी होती है। तो 14 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है। अब हमें निकालना है चक्करों की संख्या। तो जो चक्करों की संख्या होती है, रेवोल्यूशन होते हैं, वो होता है कि हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। अब 13.2 है, अभी किलोमीटर में है, किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको मैं मीटर में करूँगा, तो 1000 गुणा करूँगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, और फिर इसको 100 से गुणा करूँगा तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। और हमें बटे में क्या आएगा, ये परिधि आएगी। अब टायर क्या है, ये टायर है ना जो, तो हमेशा ये वाली डिस्टेंस, एक चक्कर में जितनी इसकी परिधि है उतनी ही डिस्टेंस ये कवर करती है। तो हमें इसकी परिधि से डिवाइड करना पड़ेगा इस टोटल डिस्टेंस को, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो परिधि होती है 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, 14 त्रिज्या। 7 × 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब कैंसिल ही करना है बस, और 11 दूनी 22, और 11 कम 11, और 11 दूनी 22, 1.2। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 6 या 12, तो पॉइंट में है 0.6। ठीक है, और फिर से इसको काटूँ इस 2 से, तो 2 1 या 2, ये 0.3 या 6। ठीक है, और 2 से यहाँ काट दूँ अगर, तो 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, और 1 2 3, 1 2 3, और एक 4 0, लेकिन दशमलव भी है, तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगी चक्करों की संख्या। तो इसका आंसर बी सही है। चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग लग रही है इसमें ज़्यादा, इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है वीडियो। अब नेक्स्ट देखते हैं। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों का एक समूह पैरों की संख्या सिरों की संख्या की 4 गुना से 28 कम थी। तो ग्वालों की संख्या
थी, कितनी थी, ग्वालों की संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास अगर गायों की संख्या हमें पता ही नहीं है तो x मान लेते हैं और ग्वालों की संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है। अच्छा, ये ग्वालो जी मतलब ग्वाले हैं और सी मतलब काओ, गायों की संख्या। ठीक है। अच्छा, एक बात हम देखते हैं, अगर ग्वालों की संख्या x है, सॉरी गायों की संख्या अगर x है और ग्वालों की संख्या y है तो सर तो दोनों का एक ही होगा। तो अगर हम सरों की संख्या देखें तो टोटल सरों की संख्या भाई ग्वाले और गायों कितने होंगे, इतनी होगी। ये हमारे है हेड की संख्या। और कहता है कि अब लेग्स पहले हम देख लेते हैं कि भाई गाय के तो 4 हैं और ग्वाले के 2 हैं, है ना। तो अगर एक गाय के 4 पैर हैं तो x काऊ के कितने हो जाएंगे, 4x पैर हो जाएंगे। और एक ग्वाले का 2 पैर है तो y ग्वालों के 2y। तो ये लेग्स की संख्या है। अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है। वो कहता है कि गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की 4 गुना से 28 कम है। तो जो क्या है, पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या हमारी कितनी है, 4x प्लस 2y। ये कितनी है, सिरों की संख्या के 4 गुना से सिरों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई से 4 गुना के 4 गुना से 28 कम है। मतलब इसके 4 गुना से जो हेड की संख्या है इसके 4 गुना से भी 28 कम है। तो हमें ग्वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ से इक्वेशन बनानी है हमें, बनी गई है 4x प्लस 2y इक्वल टू, अब 4 को यहाँ अंदर गुणा कर देंगे, 4x प्लस 4y और माइनस 28। ठीक है। अब यहाँ से देखो सेम साइन है, 4x से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा यहाँ, 2y प्लस 4y और माइनस 28। तो इसको एक बार क्लीन करके 2x टू 4y 2y, तो कितना बचा, 2y इक्वल टू 4y माइनस 28 ये बच रहा है। अब 28 को उधर ले जाते हैं तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 2y को इधर लाते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2y बराबर 28, है ना। तो y बराबर 14। तो हमारे पास y हमने क्या लिया था, ग्वालों की संख्या तो ली थी, है ना, और x हमने काऊ की संख्या ली थी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बस 14। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। अगर 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं होंगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है करना कि दो संख्याएं कितने के अनुपात में, 3:5 में है। ठीक है। तो अगर उनमें से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर 9 घटा दिया जाए तो हमारे पास, ठीक है हम देख लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से। अच्छा, तो 30:5, अगर इनका अनुपात देखोगे ना तो 3 और 5 के अनुपात में होंगे। देखो 7 1 जा 7, 7 6 42। ये भी अगर उसमें देखें तो 14 5 70, 14 3 42। 3 और 5 सारी सेम ही है कि देखो यहाँ पर 6 10 जा 6 6 जा और 2 3 जा, मतलब सारी संख्याएं तो 3:5 में। अब इन संख्याओं में से अगर 9 घटा दें तो उनका अनुपात 12:23 में आती है या नहीं आती है। 30 में से 9 घटाए तो कितना हो जाएगा, 21। और 50 में से 9 घटाया तो 41। क्या आ रही है 12 उसके अनुपात में, नहीं आ रही, पहला ऑप्शन गलत। अच्छा, 42 में से 9 घटा दें अगर हम तो कितना बचेगा, 33। 70 में से 9 घटाएं तो 61। क्या आ रहा है 12 और 23 का नहीं। 36 में से 9 घटाएं तो कितना आएगा, 27। और 60 में से घटाएं तो 51। क्या आ रहा है इसमें, नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद लास्ट है 33 में से अगर हम 9 घटाएं कितना आएगा, 24।
24 है ना, 24 है ना, 6 और 3 9, हाँ। और 55 में से 9 घटाएं तो कितना आएगा हमारा, 55 में से 9 घटाएं तो 46। अब देखो 2 कम 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 3 6, तो 12 और 23 का अनुपात आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऐसे इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है। वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है। तो सोनी की बेटे की एज अगर हमें पता है एक्स है, ठीक है, उसके बेटे की एज, और सोनी की एज कितनी हो जाएगी, सोनी की एज, ये बेटा हो गया, ये सोनी की एज हो जाएगी 4x। यदि वो अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है, अब इसके हस्बैंड से 3 वर्ष बड़ी है, तो उसका पति जो होगा इससे 3 साल छोटा है। मतलब अगर उसके पति की एज में 3 साल, अगर इसकी एज में 3 साल कम कर दे तो उसके पति की एज आ जाएगी। तो कहता है कि 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। अब 3 वर्ष बाद अगर x प्लस 3 कर दें, उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी 3 वर्ष, तो अभी उसकी एज कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, इजी है। तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो अब हमें x की वैल्यू अगर मिल गई तो उसके हस्बैंड की प्रेजेंट एज ने हम निकालेंगे, है ना। x की वैल्यू 12 है, तो 12 जगह 48 और -3, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई उसकी, 45। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 45 और 5 50। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। तो के जे का भाई है। ये अब रीजनिंग ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो के जे का भाई है, ठीक है, के क्या है, जे का भाई है, भाई, ठीक है। एम के की बहन है, एम के की बहन है, इसकी बहन कौन है, एम। अच्छा, पी एन का भाई है, तो पी किसका भाई है, एन का, पी एन का भाई है, भाई है एन का। हमें ये बताना है यहाँ पर कि पी का चाचा कौन है। अच्छा, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है, एन कौन है, जे की पुत्री, एन जे की पुत्री है। अच्छा, एन जे की पुत्री आ गई और पी इसका भाई है, तो पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा के ही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, के होना चाहिए इसमें आंसर, के ही आंसर होगा इसका। ठीक है, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, तो अब ये वाला देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए चित्र में बी व्यापारी आदमियों को, आर धनी आदमियों को और एच ईमानदार आदमियों को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी संख्या है जो धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करता है। तो बी धनी व्यापारी है और आर धनी है ना। तो इन दोनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों को केवल एक ही है, जो 2 है, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो ईजी था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो तथा ब्याज की दर वर्षों की संख्या की आधी हो, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर हमें एक फार्मूला बताया साधारण ब्याज वाला, SI वाला, तो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अगर हम मूलधन को P मान लें तो हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, वो मूलधन का आधा, तो 1/2 P हो जाएगा। और हमारी वर्षों की संख्या अगर T है तो हमारी दर कितनी बोल रहा है, वो
वर्षों की आधी बोल रहा है, 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले में रख दें साधारण ब्याज की जगह कितना रखेंगे, 1/2 पी, और मूलधन तो हमारा पी है, और दर हमारी कितनी बोल रहा है वो, वर्षों की आधी, 1/2 टी, और समय तो टी है, बटे 100। अब देखो हमारा यहाँ से पी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो कितना बनेगा ये, t² बराबर 100, और t बराबर कितना हो जाएगा, √100। तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 10 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा समय कितना निकलेगा यहाँ से, 10। तो उसने वर्षों की संख्या ज्ञात करने को कहा था, टी का मान तो 10 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, यदि पेंसिलों तथा 2 कॉपियों का मूल्य 5 पेंसिलों तथा 2 कॉपियों का मूल्य 225 रुपये है, और 3 कॉपियों तथा 4 पेंसिलों का मूल्य 320 है, तो एक पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर 5 पेंसिल प्लस, है ना, 5 पेंसिल प्लस 2 कॉपी कितने की है, 225 रुपये की, और 3 कॉपी प्लस 4 पेंसिल, 3 कॉपी और 4 पेंसिल, 4 पेंसिल प्लस 3 कॉपी कितने की है, 320 रुपये की। तो एक पेंसिल की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो हम यहाँ पर अगर कॉपी को हटा दें, अब ये बेसिक जैसे बचपन में करते थे हम, है ना, कि इन इक्वेशन में से कुछ ऐसा करो कि जो बराबर हो जाए। जैसे अगर इसमें मैं 3 की गुणा कर दूँ तो इसमें, और इसमें 2 की गुणा कर दूँ तो हमारी कॉपी की संख्या बराबर हो जाएगी। फिर हम उसे एलिमिनेशन मेथड से हटा के पी की वैल्यू निकाल देंगे, तो पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर वाले को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 पी प्लस 2 3 6 सी बराबर 3 5 15, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 चौको 8 पी प्लस 2 3 6 प्लस 0, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो अगर हम इसको माइनस माइनस एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ से 6 से 6 कटा, यहाँ से कितना बचा, 8 और 7 पी, यहाँ से 5, और 7 में 4 गए 3, तो 7 पंजे 35। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई। तो हमारे पास है, हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन। तो दोस्तों आज पहले पार्ट में हम 25 ही क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग के, और नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले 25 क्वेश्चन में से मैक्सिमम ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। तो जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमें रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, तो जो आपको एक समझने में, अपनी प्रैक्टिस में एक हेल्प करेगा कि हाँ इस टाइप का ही एग्ज़ाम हमारे पास बनता है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी दोस्तों इससे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।